सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कल के बचे हुए लेसन के पैराग्राफ्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। कल हमने भाषा के रूप मौखिक और लिखित की परिभाषा पढ़ी थी और उनके उदाहरण पढ़े थे। आज हम उसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले टॉपिक है अन्य भाषाएं। अन्य मीन्स होता है दूसरी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ हिंदी पढ़ा है। अब हम अन्य भाषाएं भी देखेंगे, कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। संसार में अनेक देश हैं, सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, सबके रहन सहन भी अलग अलग हैं, सबके खान पान भी अलग हैं, सबके जीवन की दिनचर्या ही अलग है। ठीक है, तो इन सब के साथ साथ उनकी बोलियां और उनकी भाषाएं भी अलग हैं। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है। चीन में चीनी बोली जाती है। फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है। हम सभी हिंदी भाषा में बोलते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। मातृभाषा वो होती है जब बच्चा जिस घर में जन्म लेता है, अपने माँ बाप के द्वारा, अपने परिवेश में जो भाषा है वो सीख कर, ठीक है, सुन करके, अनुकरण करके अपने आप में स्वभाव में, व्यवहार में ले आता है और बोलने लग जाता है, वही हमारी मातृभाषा होती है, जो हमें जन्म से मिली थी। जन्म से के अर्थात जहाँ हमारा जन्म होता है वहाँ हम सीखते हैं, अपनी माता के द्वारा, अपने परिवेश माहौल में, अपने गार्जियंस के द्वारा। राष्ट्रभाषा जो विकसित होते होते, प्रचलित होते होते सरकारी कार्यालयों, ठीक है, और अधिक से अधिक कार्य जो होते हैं वो जिस भाषा में किए जाएं वो राष्ट्रभाषा का रूप स्थान ले लेती है, वही हमारी राष्ट्रभाषा होती है। तो आज के समय में, वर्तमान समय में जितने भी सरकारी कार्यालय के काम हैं वह सभी हिंदी में ही किए जाते हैं। ठीक है, तो इस हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बन गई, याद रखिएगा। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी, ये भी आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिपि पे चलते हैं। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग। लिपि का क्या अर्थ? लिखने का ढंग। जब हम बोलते हैं तो मुख से ध्वनियाँ, आवाज़ है ना, जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग आदि निकलती हैं। ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्हों का निर्माण किया गया। ये चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे ही हम लिपि कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब हम बोलते हैं तो मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्हों का निर्माण किया गया है। ये चिन्ह जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे ही हम लिपि कहते हैं। इस प्रकार हम लिपि की परिभाषा देख लेते हैं। वर्ण लेखन के लिए, क्योंकि वर्णों के ही आधार पर पूरी भाषा है, पूरी भाषा टिकी हुई है। वर्ण, सही वर्ण का प्रोनाउंसिएट करेंगे, सही वर्ण से सही शब्द, और सही शब्द से सही वाक्य, और वाक्य से ही सही भाषा। तो वर्ण लेखन के लिए जिन विशेष प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। ये परिभाषा आप सब लोग याद कर लीजिएगा। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे देवनागरी लिपि, गुरुमुखी, रोमन, अरबी आदि। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। कौन सी लिपि? देवनागरी। मराठी भी देवनागरी में ही आती है, संस्कृत भी देवनागरी में ही आती है। संस्कृत, मराठी और नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है।
उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेज़ी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट व्याकरण। सबसे पहले एक लाइन में समझ लेंगे व्याकरण क्या है। व्याकरण जो हमें शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना या बोलना सिखाता है। भाषा में वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? वाक्य, क्योंकि वाक्यों के मेल से ही भाषा बनते हैं और वाक्य शब्दों से बनते हैं। परंतु प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द की निश्चित जगह होती है। अर्थात अगर हम शब्द को सही जगह से क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखेंगे तो कोई भी वाक्य हमारा सार्थक नहीं होगा। शब्द को कहीं भी रख दो अथवा अनुपयुक्त शब्द लिख देने पर वाक्य अशुद्ध बन जाता है। अशुद्ध वाक्य का अर्थ समझने में कठिनाई होती है, जिससे भाषा की गति में अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है, बाधा आती है। उदाहरण देखिए, जैसे कि माता जी आता है, तो माता जी आता है क्योंकि माता जी तो स्त्रीलिंग में है, आएंगी कैसे? आता है ये पुल्लिंग लिंग में है, तो ये शुद्ध वाक्य होगा इसका, माता जी आती हैं। बच्चा रोती है, गलत है, बच्चा रोता है। कृपया चले जाइए, देखिए यहाँ पे कृपया शब्द जो लिखा हुआ है उसकी मात्राएं गलत हैं। कृपया, कृपया, लेकिन यहाँ पे कृपया चले जाइए। राजू में धूप बैठ उठ कर गया, तो ये गलत वाक्य है, इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। राजू में धूप बैठ उठ कर गया, क्या हो? अगर हम इसे सही तरीके से और सही ढंग से शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ अपने आप निकल के आएगा, राजू उठकर धूप में बैठ गया। व्याकरण हमें किसी भाषा के बोलने और लिखने का सही ढंग बताता है। व्याकरण भाषा के नियम बताता है, अतः व्याकरण को भाषा की नियमावली भी कहते हैं। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भाषा को शुद्ध बोलने व लिखने के नियमों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया भी कि वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्यों से ही भाषा बनती है। तो सबसे पहले वर्णों का आप लोग ध्यान रखिए और वर्ण से शब्द बनाने और उन पे मात्राएं लगाने पर ध्यान रखिए, क्योंकि जितने अच्छे आपके शब्द होंगे उतने अच्छे आपके वाक्य और उतनी ही अच्छी आपकी भाषा। और सबसे पहले व्याकरण में एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप लोग इसको प्रोनाउन करके, जितना अच्छा आप लोग इसके मुख से बोल करके पढ़ करके पढ़ेंगे उतना ही अच्छा ये सही होता जाएगा। ठीक है, तो आज का लेसन समाप्त होता है। कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी, तब तक आप लोग ये लेसन पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। हर एक टॉपिक को एक बार 2 बार पढ़िए, समझिए और याद करिए। ठीक है, थैंक यू।